तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो रस को ज़रा ध्यान से देखेंगे, एकदम गौर से समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रस क्या है भाई, यानी रस की मेनली परिभाषा क्या होती है। इस चीज़ को हम लोग आज जानने की अच्छे से कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कोई भी एकदम इसमें बोझ नहीं लेना है अपने ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके इसको पढ़ रहे हैं। ये एकदम स्वाद वाली चीज़ है जिससे आनंद प्राप्त होता है। रस से मतलब आनंद। कैसे, आइए समझते हैं, आपको खुद ही दिखाता हूँ क्या होता है आनंद। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ है आनंद। समझना, रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, आनंद। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किस चीज़ के आनंद की बात कर रहा हूँ। आइए अब ये आनंद प्राप्त कैसे होगा ज़रा गौर से समझते हुए चलते हैं। आइए किसी काव्य ठीक है, काव्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर, अभिनय का मतलब समझ रहे ना, अभिनय का मतलब क्या होता है, अभिनय का मतलब होता है क्या, समझना जरा। जैसे आप नाटक देखते हैं, क्या देखते हैं, नाटक, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिनय। ठीक है, तो नाटक को हम लोग कह सकते हैं अभिनय। तो किसी काव्य को, किसी भी कविता को, किसी भी अच्छी चीज़ को, जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं ना तो आनंद प्राप्त होता है, यानी वही चीज़ कह रहा है। किसी काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर अथवा देखने पर, ठीक है, पढ़ने वाला यानी पाठक को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और सुनने वाला यानी श्रोता को, या फिर देखने वाला दर्शक को। नाटक वाला जैसे नाटक देख रहा है या कोई चीज़ देख रहा है तो वो क्या हो गया, दर्शक है ना। तो उसको यानी कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक और श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं भैया, रस कहते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि रस किसे कहते हैं। अब कोई डाउट हो तो कमेंट में जल्दी से बता दो कि सर हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर गौर फरमाओ क्या कि जो रस ये जो रस की बात की है ना ऊपर अभी हम लोगों ने, तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ये समझना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट लाइन में आप हाईलाइट कर लो इसको, कि रस को भैया काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है स्पष्टली कि रस के अंग, रस के कितने प्रकार के अंग हैं जरा ये देख लेते हैं, एकदम क्लियर करते हुए हम लोग समझ लेते हैं। आइए, तो रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है हमारा संचारी भाव। ये इसके अंग हैं। रस के अंग को आपने एकदम अच्छे से समझ लिया, कोई दोहराए इसमें नहीं होने वाली। तो इसके ये 4 अंग थे जो कि आपने एकदम सरलता से समझे। कौन कौन से, एक बार इससे फिर से रिपीट करते हैं, चलिए हमारे साथ रिपीट करिए आप। रस के कौन कौन से अंग हैं, पहला जो अंग है हमारा, पहला जो अंग है वो है हमारा स्थायी भाव। क्या है हमारा, स्थायी भाव। दूसरा जो अंग है वो है विभाव।
तीसरा जो अंग है वो है अनुभाव, और चौथा जो अंग है वो है संचारी भाव। ठीक है, 4 प्रकार के भाव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, याद रहेगा कैसे? विभाव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए स्थायी भाव। पहले एक एक चीज़ को समझते हैं कि हमारा जो स्थायी भाव है ना, इसे क्या कहते हैं। स्थायी भाव जो है ये हमारा आखिर में है क्या? स्थायी भाव जो है हमारा है क्या? ठीक है, चलिए स्थायी भाव को ही हम लोग गौर से समझते हैं। देखिए स्थायी भाव मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान। सिंपल भाषा में मैं कहूँ आपसे कि स्थायी भाव क्या है? जो मानव के हृदय में सदैव, यानी कि सदैव के लिए स्थायी रहते हैं, कभी उनके हृदय से जाते नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, वही हमारे स्थायी भाव कहलाते। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई कि मानव के हृदय में, किसमें? हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव ही स्थायी भाव हमारे कहलाते। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्थायी भाव लिखे हुए हैं, कुछ रस लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जो श्रृंगार रस होता है हमारा, इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास्य। ठीक है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारे पास। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, भयानक का क्या हो जाएगा? भय। ठीक है, विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा यानी घृणा। ठीक है, अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय। शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद, है ना। वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा? वत्सल। भक्ति रस का क्या हो जाएगा? भक्ति। ठीक है, ये सारे स्थायी भाव थे जो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो विभाव है वो क्या है। आखिर जो हमारा विभाव होता है ये आखिर कहता क्या है। स्थायी भाव को तो हमने अच्छी तरीके से एकदम क्लियर कर लिया। ठीक है, अब विभाव क्या होता है? जो कारण, व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करता है। जो कारण है ना, जिस कारण से दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाता है, यानी जिस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, वो व्यक्ति के अंदर, पदार्थ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, है ना, जिस कारण से व्यक्ति के हृदय में, यानी दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं। क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं उन्हें विभाव के। एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब आप कमेंट में बताएंगे कहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है आपको। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। जी सर, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। तो चलते हैं अब विभाव के भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है हमारा उद्दीपन। ठीक है, तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या है भाई, इनको भी तो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है, इसको रेस कर दिया मैंने, इसलिए हाँ, पहले समझते हैं आलम्बन, फिर उद्दीपन को समझेंगे। तो आलम्बन विभाव क्या है? देखो यहाँ पर समझो एकदम आराम से। क्या है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण
यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कारण अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है ना, किसी भी व्यक्ति के कारण, यानी किसी भी कोई व्यक्ति है या वस्तु है उसके कारण भाव जागृत होता है ना, तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को ही उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के कारण कोई भी भाव जागृत हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाने की कोशिश कर, जैसे एक है हमारे पास नायक, क्या है, एक नायक और एक आपकी है नायिका। अब इन दोनों में प्रेम है आपस में, नायिका और नायक में, ठीक है। तो नायक ने नायिका को देखा तो इसे हुआ प्रेम, ठीक है। तो जब प्रेम हुआ तो इसको इसे देखकर हुआ, ठीक है, इसको इसे देखकर हुआ, तो जो इसको इसे देखकर प्रेम हुआ तो ये कौन सा विभाव है, आलम्बन विभाव। यहीं पर लिखा है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, यानी इसके कारण है ना, कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे नायिका के अंदर प्रेम का जो मतलब नायक के अंदर जो प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ ये अच्छी, ठीक है, ये नायिका अच्छी सुंदर है, तो नायिका जो है उसकी क्या हो जाएगी, आलम्बन विभाव हो जाएगी। नायिका क्या हो जाएगी, आलम्बन विभाव। क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए आलम्बन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन, ठीक है। आश्रयालंबन हो जाएगा जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ हो, जैसे नायक। विषयालंबन हो जाएगा क्या, नायिका। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम लोग उद्दीपन विभाव की। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप तथा तीव्र होने लगता है, जैसे कि उस नायक ने देखा हमने उसको नायिका, तो वहाँ पर जो परिस्थिति थी, जैसे वहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे, मान लीजिए फूल खिले हुए हैं, बगीचे हैं वहाँ पर बहुत सारे, तो उसके कारण वो उसका जो भाव है वो उद्दीपन होने लग रहा है। जैसे फूल हैं वहाँ पर, ठीक है, जैसे बकरियाँ हैं वो टहलने लग रही हैं। हालांकि ड्राइंग अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या बन गया, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो उनको देखकर जो है अच्छा मतलब जो भाव है वो तीव्र होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर दिया होगा आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अनुभाव। अनुभाव है हमारा, समझते हैं इसको आराम से, बिल्कुल बेसिक से क्या है कहना चाहता हमसे ये देखिए। अनुभाव का सिंपल सा है, आश्रय की चेष्टाओं, चेष्टा मतलब इच्छा, यानी आश्रय कौन बताया, नायक। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस को मजबूत करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। यानी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। अब देखिए जैसे ही नायक और नायिका को देखा, जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूँ, क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। अनुभाव के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, कितने, चार। पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार, चौथा सात्विक। कायिक का होता है, कायिक होता क्या है, शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक है। जैसे शरीर में एकदम देखने, जैसे वह पहले दुखी था तो नायिका को देखकर एकदम सब कुछ हो गया, तो कैसा हो गया, वो कायिक हो गया, कायिक भाव, ठीक है। और मानसिक यानी मन की आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न होने वाले भाव को मानसिक अनुभाव कहते हैं। यानी उनके मन में हुआ प्रकट कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, अच्छी है, सुंदर है, हमारी नायिका है ना। तो आहार कह सकते हैं, जैसे बनावटी, यानी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार या अनुकूल
वेशभूषा धारण कर लेना। यानी उसने देखा कि हाँ सही है, तो एकदम बनावटी बन गया कि मैं एकदम अच्छा लड़का हूँ। भले पीछे से चिल्लाता हो, लड़ाई करता हो, लेकिन एकदम जब उसके सामने आता तो प्यार से बोलता है ना। सात्विक अनुगाम में जैसे आहार आश्रय के शरीर से भारी प्रतिनिधि होता, यानी जो नायक है उसने अपने बाहर से कोई प्रयत्न नहीं किया, है ना। और उसकी सात्विक चेष्टाएँ वो जैसे कोई भी नायक है वो देख कर के उसे खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, पसंद आ गया उसको। लेकिन उसने उससे कहा तो है नहीं, बाहर की कोई प्रतिक्रिया तो की नहीं। अंदर ही अंदर उसकी इच्छा आ गई कि हाँ इससे चलो मैं दोस्ती कर लेता हूँ। अभी दोस्ती की नहीं, अपने आप स्वतः ही मतलब एकदम चेष्टा उत्पन्न हुई कि चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। अब बात करते हैं संचारी भाव। ये बहुत ही सरल भाव है, प्यारा लगता है ये भाव सबसे, कि जो भाव स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। इनकी संख्या 33 है। यानी जो भाव स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं, क्या करते हैं? संचरण। देखिए इसको बिल्कुल समझ सकते हैं स्थायी भाव की तरह। जैसे जो भाव स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं, यानी जैसे देखिए स्थायी भाव में क्या होता है कि नायक ने नायिका को देखा, जब नायक ने नायिका को देखा तो उसके अंदर एक स्थायी भाव जागृत हो गया कि उसकी स्माइल आ गई, यानी वो खुश हो गया, समझ सकते हैं, एकदम खुश हो गया, है ना। ये कह सकते हैं कि वीर रस उत्पन्न हो गया। कौन सा रस यहाँ पर दिखाया था ना, देख सकते हैं, यानी वीर रस से उत्साह उसके अंदर दोस्ती का उत्पन्न हो चुका है। अब जैसे ही वीर रस उत्पन्न हुआ तो अब नायिका ने नायक को देखा तो नायिका के अंदर मतलब स्थायी भाव उत्पन्न हुआ कि उसने भी एकदम नायक को देखकर स्माइली कर दी। स्माइली जैसे ही तो जो नायक है फिर वो डबल खुश हो गया। जो डबल खुश हुआ है तो वही हमारा संचारी भाव कहलाते हैं। यानी स्थायी भाव के साथ नायक में पहले क्या हुआ? स्थायी भाव संचरण हुआ, स्थायी भाव जागृत हुआ, उसके बाद एक संचारी भाव जागृत हुआ। यानी कि इसका डेफिनेशन में यही कहने का मतलब है कि ये संचारी भाव जो है स्थायी भाव के साथ संचरण करता है और इनकी संख्या जो है 33 होती है। 33 संख्या होती है। अभी यहाँ पर 33 संख्या में लिखवाई नहीं है, अगले लेक्चर में आपको लिखवा दूँगा जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका पढ़ने। ठीक है, तो अभी इसको कर देते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है अगली वाली, तो उसको आप लोग मिस मत करना, क्योंकि उसमें बताऊंगा परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण हमारे रस होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं हमारे कौन कौन से, यहाँ पर लिखे हुए हैं स्पष्टली। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं आपको तो पता ही है। पहला होता है हमारा रस, दूसरा होता है श्रृंगार रस, मतलब ये रस में ही है। ठीक है, करुण हास्य और वीर शांत, ये सारे प्रकार के रस जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होने वाले हैं, समझेंगे इनको बेसिक से। ठीक है, प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाता है कि वीर अथवा हास्य रस है ना का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा बताइए परिभाषा लिखी है ना। तो ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ठीक है, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एकदम समझ में आएगा। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी के अभी आपको अगर ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पसंद आए तो लाइक करना और इसे आपकी इच्छा हो तो शेयर करना। ठीक है, प्लस कमेंट ज़रूर कर देना। ये जो मेन बात है आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगी हाँ आपको इस टॉपिक पर आप ज़रूरत है। बाकी ये चैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसी नेम से
टेलीग्राम चैनल पर इसके सारे PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे, कोई भी इसका वो नहीं है, ठीक है। चलो, तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप इस नाम से भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, ठीक है। जय